नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सक्षम हिंदी मंच पर। आज हम हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक कथाकार मुंशी प्रेमचंद की अत्यंत प्रसिद्ध और मार्मिक कहानी पूस की रात का मूल पाठ पढ़ने जा रहे हैं। यह कहानी केवल एक किसान की कथा नहीं है, बल्कि उस पूरे ग्रामीण समाज का सजीव दस्तावेज है जो अभाव, गरीबी और शोषण के बीच भी जीवन का संघर्ष करता है। प्रेमचंद को हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट कहा गया है। उन्होंने अपने साहित्य में किसानों, मजदूरों, स्त्रियों, समाज के वंचित वर्गों की पीड़ा को बड़ी संवेदनशीलता और यथार्थवादी दृष्टि से प्रस्तुत किया। उनकी रचनाओं में कल्पना से अधिक जीवन का सच दिखाई देता है और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता भी है। पूस की रात कहानी का केंद्र एक गरीब किसान हल्कू और उसकी पत्नी मुन्नी है। फूस के महीने की कड़ाके की ठंड, आर्थिक तंगी, कर्ज का बोझ और खेती की कठिनाइयाँ, इन सब के बीच एक किसान का जीवन किस प्रकार बीतता है, इसका अत्यंत हृदय स्पर्शी चित्र इस कहानी में मिलता है। कहानी में हल्कू का साथी उसका वफादार कुत्ता है, जिसका नाम जबरा है, जो मानवीय संवेदनाओं का एक अनूठा प्रतीक बनकर सामने आया है। यह कहानी हमें केवल घटनाएं नहीं सुनाती, बल्कि कई महत्वपूर्ण प्रश्न भी हमारे सामने रखते हैं। क्या केवल मेहनत करने से किसान का जीवन बदल जाता है? क्या गरीबी मनुष्य की इच्छाओं और सपनों को भी प्रभावित करती है? और क्या कभी कभी परिस्थितियां मनुष्य को ऐसे निर्णय लेने पर विवश कर देती है जिन्हें वह स्वयं भी नहीं चाहता? जब आप इस कहानी का मूल पाठ सुने तो केवल शब्दों पर नहीं, बल्कि पात्रों की मन स्थिति, उनके संवाद, ग्रामीण परिवेश और प्रेमचंद की सूक्ष्म यथार्थवादी शैली पर भी विशेष ध्यान दें। यही तत्व इस कहानी को हिंदी साहित्य की कालजयी कहानियों में स्थान दिलाते हैं। तो आइए बिना किसी विलंब के मुंशी प्रेमचंद की अमर कहानी पूस की रात का मूल पाठ का वाचन प्रारंभ करते हैं। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए है, दे दोगे तो कम्बल कहाँ से आवेगा? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? उसे कह दो फसल पर रुपए दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह सो नहीं सकता। मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा। बला से जाड़ों से मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। यह सोचता वह अपने भारी भरकम डील लिए हुए, जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता है, शरीर स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दो, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनूं तो कौन सा उपाय करोगे? कोई खैरात में देगा कंबल? न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने को ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते? मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी के दो। चलो छूटी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपए न दूंगी न दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा? क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब किसे खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो नहीं रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर से धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला गया मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट कर 3 रुपये कंबल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। अब कहानी का पार्ट 2। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे
ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। दोनों में से एक को भी नींद नहीं आती थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेट रहे, तो यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे 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 चले आए। अब रो नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूकों को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जम्हाई लेकर चुप हो गया। उसकी स्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया, स्वामी को मेरी कूकों से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगी। यह रांड पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। उठूं फिर एक चिल्लम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिल्लम तो पी चुका, यह खेती का मजा है। और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल। मजाल है कि जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर भी बखूबी है, मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटे। हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिल्लम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिल्लम पीते हुए कहा, पिएगा चिल्लम? जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बदल जाता है। जबरा ने उसके मुंह को और प्रेम से छलकती हुई आंखों को देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा न लगेगा। जबरा ने अपने पंजे उसकी घुटनों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिल्लम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो अब की सो जाऊं। पर एक ही क्षण में उसके हृदय कंपन होने लगा, कभी इस करवट लेता, कभी उस करवट। पर जाड़ा किसी पिचास की तरह उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाया, उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी तत्परता से गले लगाता, वह अपनी दीनता से आहत न था जिसे आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झपट कर उठा और छपरी के बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया, पर वह उसके पास नहीं आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रही है। उसने झुककर आकाश की तरफ देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर हम भर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत में कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तपूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है, कोई जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। अपने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ दिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा हो तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापे, टांटे हो गए हैं और फिर आकर सोएंगे, अभी तो बहुत रात है।
जबरा ने कूं कूं करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वर्षों वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई है जबरू, तुम्हारी नाक में भी कुछ सुगंध आ रही है। जबरू को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई, उसे निचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का एक ढेर लग गया। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जा रहे थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। उसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसके लो ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगे। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो इस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हो। अंधकार के उस अनंत सागर में एक प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा, आग तप रहा था। आध क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला ले, मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा नहीं सका। उसने जबरा से कहा, क्यों जबर, अब ठंड नहीं लग रही? जबर ने कूं कूं करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी? पहले से यह उपाय न सूझा? नहीं, इतनी ठंड क्यों खाते? जबर ने पूंछ हिलाई। अच्छा, आओ इस अलाव को कूदकर पार करें, देखे कौन निकल जाता है। अगर जल गए बचा तो मैं दवा कर दूंगा। जबर ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुनि ने कल न कह देना, नहीं लड़ाई होगी। यह कहता हुआ वह उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लापट लगी, पर वह कोई बात नहीं थी। जबरा आग के गिर्द घूमकर उसे पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। अब पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छाया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई, पर ज्यों ज्यों शीत बढ़ी जाती थी उसे आलस्य दबाए लेता था। जबरा जोर से भौंक कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया। शायद नील गायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाज़ें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वह खेत में चर रही है। उनके चबाने की आवाज़ चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा कि नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता, नोच ही डाले। मुझे भ्रम हो रहा है, कहा, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता, मुझे भी कैसे धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास नहीं आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था, कैसे दंदाया हुआ बैठा हुआ। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असूझ जान पड़ा। वह अपनी जगह से न हिला। उसने जोर से आवाज़ लगाई, हिलो हिलो हिलो। जबरा भौंक रहा था। जानवर खेत चर रहे थे, फसल तैयार है, कैसी अच्छी खेती थी, पर यह दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुदेर कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता रहा। नीलगायें खेत का सफाया किए डालती रही और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। आक्रमणयाता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए हो और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तुम खेत से होकर आई है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया।
भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया कि मैं मरते मरते बचा। तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत के डांड पर आए। देखा सारा खेत रोंदा पड़ा था और जबरा मंडैया के नीचे चित लेटा था, मानो प्राण ही न हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। तो साथियों, ये थी प्रेमचंद की कहानी फूस की रात। पहली दृष्टि में यह कहानी केवल एक गरीब किसान की एक रात की कहानी प्रतीत होती है। यदि हम इसकी गहराई में जाएं, तो यह भारतीय ग्रामीण जीवन की उस कठोर सच्चाई को सामने लाती है जहाँ किसान दिन रात परिश्रम करता है, फिर भी उसका जीवन अभाव से घिरा रहता है। इस कहानी का मुख्य पात्र हल्कू केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि उस समय के करोड़ों किसानों का प्रतिनिधित्व है। वह मेहनती है, ईमानदार है, लेकिन कर्ज, गरीबी और शोषण की व्यवस्था उसे इतना विवश कर देती है कि वह अपनी मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं कर पाता। दूसरी ओर मुन्नी एक व्यवहारिक और संघर्षशील स्त्री के रूप में सामने आती है, जो परिवार की आर्थिक स्थिति को समझती है, अपने पति को वास्तविकता का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। कहानी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पात्र है जबरा। वह केवल एक कुत्ता नहीं, बल्कि सच्ची निष्ठा, आत्मीयता और साथ निभाने का प्रतीक है। कड़ाके की ठंड में हल्कू और जबरा का साथ कहानी को मानवीय संवेदना से भर देते हैं। यदि इसे हम एक साहित्यिक दृष्टि से देखें, तो यह कहानी यथार्थवाद की उत्कृष्ट रचना है। प्रेमचंद ने कहीं भी कृत्रिम आदर्शवाद का सहारा नहीं लिया। उन्होंने जीवन को उसी रूप में प्रस्तुत किया जैसा वह वास्तव में है। सरल भाषा, स्वाभाविक संवाद, सजीव ग्रामीण वातावरण और पात्रों का मनोवैज्ञानिक चित्रण इस कहानी को हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ कहानियों में स्थान दिलाते हैं। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यह है कि जब मनुष्य लगातार अभाव, शोषण और विपरीत परिस्थितियों से जूझता है, तो कभी कभी उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती है। उस रात हल्कू के लिए फसल की रक्षा से अधिक महत्वपूर्ण अपनी जान बचाना और कुछ क्षणों की राहत प्राप्त करना बन जाता है। यह उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उस सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की विफलता है जिसने उसे इस स्थिति तक पहुंचा दिया। इसी के साथ ही अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी यह कहानी महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। इसके प्रमुख जो बिंदु है, यथार्थवाद है, किसान का जीवन है, ग्रामीण परिवेश है, आर्थिक विषमता है, सामाजिक शोषण है, मानवीय संवेदना है, प्रतीकात्मकता है और प्रेमचंद की भाषा शैली भी इसमें काफ़ी इन सभी विषयों से संबंधित जो प्रश्न है, ये हिंदी साहित्य की बहुत सारी परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते रहे हैं। तो इसी संदेश के साथ आज का यह मूल पाठ यहीं समाप्त होता है। यदि आपको यह प्रस्तुति उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और सक्षम हिंदी मंच को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक नमस्कार।